नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं, यानी अपनी पढ़ाई। और अब जो कि आपका नेक्स्ट पेपर हिस्ट्री का है, तो अब हम हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। यानी जो ये आपका क्वेश्चन पेपर नहीं, ये क्या बोलते हैं, सैम्पल पेपर है। मतलब सैम्पल पेपर कर लो ना, तो बच्चों तो एक ना आइडिया मिल जाता है कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो इससे ना इजीली, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको क्या सैम्पल पेपर सॉल्व कराया जाए। आई होप कि आपके एग्ज़ाम सारे अच्छे से ही जा रहे हों, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तो पहले तो मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगी। तो जो हमारा सेक्शन ए है ये हमारा 15 मार्क्स का होता है, जिसमें क्या होते हैं, सारे MCQ के क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स वाले। तो इन्हें क्या करना होता है, हमें सॉल्व करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो निम्न कथन है इस पे क्या हमें विचार करना है कि ये क्या सही है या गलत है। तो मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था, सही है। दूसरा है, दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार मोहरे थे और क्या थे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थर थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इराक खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, ये भी करेक्ट है। और चौथा है हमारा, औजार पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं था। तो ये भी हमारा क्या सही है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें से हमें चुन के लिखना है। तो हमारा ABCD सारे ही करेक्ट है, तो हमारा आंसर रहेगा D वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में बसे शहरों के प्रकार के बारे में क्या सही है। जो कि वहाँ पे शहर थे उसके बारे में क्या सही है। तो ये 2 प्रकार के थे, नहीं 2 प्रकार के नहीं थे, गलत है। बस्तियों में कलात्मक मंदिरों का विकास था, ये भी नहीं है। और तीसरा हमारा, बस्तियाँ व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुई, ये हमारा करेक्ट है। चौथा है हमारा, बस्तियाँ साम्राज्यवादी बंदोबस्त या शहरों के रूप में विकसित हुई, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर रहेगा 3 और 4। तो हमारा 3 और 4 है ऑप्शन डी में, तो आप इसे टिक कर दीजिए, यानी हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार कीजिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो ये जो हमारा कथन है, क्या करना है, इस पे विचार करना है। तो इसमें पहला है, मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है हमारा, अक्कदी भाषा के किलाकार लेख का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 में अधिक वर्षों तक चला। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो क्या दोनों ही सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक और 2 दोनों ही क्या है, हमारा सही है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किन नदियों ने उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमाएं बनाई। तो जो कौन सी नदियाँ थी जिन्होंने उत्तर साम्राज्य से क्या अपनी सीमाएं बनाई थी। तो हमारा इसमें ईरान, और दूसरा हमारा होगा डैन्यूब। हमारा ईरान है और डैन्यूब है। तो ये जो 2 नदियां हैं, इन्होंने ही क्या बनाया था, अपना रास्ता बनाया था। तो हमारा आंसर होगा B, 1 और 3 है ना, तो हमारा आंसर इसमें B होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, रोमन चांद के सिक्के जिससे दिनार के रूप में जाना जाता है। जो रोमन है उनके जो सिक्के जिन्हें दिनार के रूप में जाना जाता है, का वजन शुद्ध चांदी का डैश था। तो जो शुद्ध चांदी था उसका डैश था, तो कितने, 4 ग्राम था। यानी कि जो रोमन साम्राज्य का जो चांदी का सिक्का था वो कितना ग्राम का होता था, 4 ग्राम का हुआ करता था। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह तर्क दिया कि इतिहास केवल राजनैतिक इतिहास के बारे में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन में भी शामिल है। तो इसका हमारा आंसर होगा मार्क ब्लॉक। जो मार्क ब्लॉक थे उन्होंने ये बात कही थी, आप इसे याद कर लीजिएगा, मार्क ब्लॉक ने क्या कहा था। 7th क्वेश्चन है हमारा, सुमेरियन व्यापार की पहली घटना
किस व्यक्ति से जुड़ी है? तो जो सुमेरियन व्यापार की घटना है वो सबसे पहले किससे जुड़ी है? तो हमारा होगा उरुक शहर के प्राचीन शहर, उरुक शहर के प्राचीन शहर शासक एनमेलकर से है। ठीक है, आप इसे भी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेरियन नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेल नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, जो मतलब गलत यहाँ पे सुमेल किया गया है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, मार्टिन लूथर जर्मनी नहीं, थॉमस मोर इंग्लैंड ये भी नहीं है, कोपरनिकस फ्रांस ये हमारा करेक्ट है। मतलब ये हमारा करेक्ट नहीं है, सॉरी, क्योंकि इसमें नहीं बताना है ना, ये भी सही है। लेकिन गैलीलियो इटली से ही थे, तो ये भी हमारा क्या करेक्ट है। लेकिन कोपरनिकस फ्रांस से नहीं थे, तो ये हमारा आंसर होगा, ये नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, मांचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ। जो मांचू राजवंश है वो चीन में कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हमारा रहेगा 1644। कहाँ है 1644 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में अभिकथन और कारण आर दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा, आपके ना हर क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, चाहे वो हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हर में ही आ रहे हैं। तो आप इसे ना आप देखने की आदत डाल लीजिए, अभिकथन और कारण, यानी अभिकथन बताना है और कारण इस पे बताना है क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो 2 क्वेश्चन इस टाइप के हमेशा आपके एग्जाम में अब क्या हो रहे हैं, पूछ लिए जा रहे हैं। तो आप भी ध्यान रखा कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो क्वेश्चन है कि दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, पर इसमें चुनना क्या है हमें? दोनों ए और आर सत्य है लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है, पर इसको हमें कहाँ से देख के करना है? अच्छा ये रहा हमारा, इससे पढ़ना है, फिर इसको हमें आंसर देना है। जैसे कि साम्राज्यवादी का जो साम्राज्यवादी है वो क्रम की सफलता ने उम्मीद का वादा किया, लेकिन दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था ने मुक्ति और समानता के आदर्शों को ऐसी नारेबाजी में बंद किया जो कि लोगों को चालाकी से प्रभावित कर अपने काबू में लाने में काम आती है। तो जो ये क्या, ये अभिकथन है, क्या है हमारा, ये जो है हमारा क्या है, सत्य है, इस तरीके से हुआ है। सेकंड है हमारा, परंतु इससे शताब्दियों पुरानी असमानताएं नहीं हटी, शिक्षा का विस्तार हुआ और जनता के बीच एक जागरूकता पैदा नहीं हुई। यानी ए और आर हमारा क्या है, दोनों ही सत्य है। तो दोनों ही सत्य है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा इसमें? दोनों ही सत्य है, और जो मतलब दोनों ही सत्य है, और जो आर है ना यानी कारण है वो ए की मतलब सही अभिकथन की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर बी होगा, दोनों ही सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी निर्देश अनुसार वैसे ही करना है। क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए 1894 से 95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में ताइवान चीन द्वारा जापान को सौंपा गया और तब से यह जापानी उपनिवेश था। कारण आर जो है, कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोर्ट्सलैंड उद्घोषणा 1949 के द्वारा चीन को संप्रभुता मिली। तो यहाँ पे क्या है, ये ना कथन और कारण जो है ना दोनों ही सत्य हैं, और जो आर है ना इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि दोनों ही सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो रहा है, तो इसका आंसर भी बी ही होगा। नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन, ओगेदेई किसका पुत्र था? जो ओगेदेई किसका पुत्र था, तो हमारा आंसर रहेगा चंगेज़ खान। बहुत ही कॉमन नाम है, हम ऐसे नॉर्मल भाषा में ही बोल देते हैं भाई चंगेज़ खान, तो आप इसे ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं, चंगेज़ खान से। थर्ड हमारा 13th क्वेश्चन है हमारा, टेरा यूनियस शब्द का अर्थ है। जो टेरा यूनियस
शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी से संबंधित नहीं। तो इसका आंसर हमारा किसी से संबंधित नहीं, ए। नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन। इसमें है शोगुनों की राजधानी का नाम क्या था। जो शोगुन थी इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी क्योटो। जो क्योटो थी इसकी क्या थी, राजधानी थी। आप इसे चेक कर लीजिएगा, क्योटो इसकी राजधानी थी शोगुनों की। नेक्स्ट है हमारा 15th। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में। अरे भगवान, कितने सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अभिकथन ए 1853 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्योमोडोर मिथ्यू पेरी के जापान भेजा कि सरकार एक संधि पर हस्ताक्षर करे। ठीक है, ये हमारा कथन। और आर है हमारा, उस समय केवल एक पश्चिमी देश था जो जापान के साथ कारोबार करता था। तो अब इसमें क्या है, हमें सही गलत बताना है। तो जो ए और आर है ना, दोनों ही सही है, और जो आर है अभी कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी कि उसने भेजा था। तो इसमें हमें सही विकल्प चुन के लिखना है, विकल्प का तो दिया ही नहीं है। 15th क्वेश्चन है ना, विकल्प का तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो दोनों अभिकथन और कारण मतलब दोनों ही सही है, और जो मतलब कारण है ना इसकी सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि उसने भेजा था इस टाइम पे। ठीक है, तो आपको ये मार्क कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित की व्यवस्थित की जाए, यानी जो कालक्रम है जिसके अनुसार है तो उसके हमें क्या करना है, हमें इसे लिखना है। यानी कि जैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और फिर उसके बाद है पहला अफीम युद्ध कब हुआ था, फिर तीसरा है मैजी बहाली, और घ है हमारा लॉन्ग मार्च। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसको सही व्यवस्थित करना है। तो इसमें तो हमारा पहला होगा कि बी हमारा था पहला अफीम की क्या थे, पहली अफीमी युद्ध, पहली अफीमी युद्ध है। फिर उसके बाद हमारा है सी हमारा है मेजी पहली, और फिर हमारा है ए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और फिर उसके हमारे बाद है घ आखिरी में। ठीक है, तो आप इसे ABC करके देख लीजिए कैसा है। मैं लिख देती हूँ, यानी फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में ये आएगा। नहीं, गलत बता रही हूँ। फर्स्ट में हमारा आएगा, फर्स्ट में हमारा बी है ना, सेकंड में हमारा है सी यानी हमारी मैजी बहाली, और थर्ड में हमारा आएगा चीन की ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और फोर्थ में हमारा आएगा ये। ठीक है बच्चों, तो आप इसे देख लीजिए। 7th फिर हमारा 17वां क्वेश्चन है, लॉपिस लाजुली एक डैश था। जो लॉपिस लाजुली था क्या था, लाल पत्थर था, ये एक लाल पत्थर था लॉपिस लाजुली। नेक्स्ट है हमारा 18वां, कहा जाता है कि हमारा 18वां प्रश्न है, कहा जाता है कि गिलगैमिस ने जिस शहर का शासन किया था वो था, जो उसने किस में शासन किया था, तो हमारा आंसर होगा उरुक में उसने गैलगैमिस ने उसमें शासन किया था, उरुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां जो है, डैश चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। जो चीनी गणराज्य था उसके पहले राष्ट्रपति थे, तो इसका हमारा आंसर होगा चांग काई शेक। इसके जो थे चांग काई शेक, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे चांग काई शेक। चांग काई शेक जो थे इसके पहले गणराज्य के क्या थे, शासक थे, मतलब राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है हमारे दिए गए विकल्पों में से सही चुन के हमें लिखने हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा सी कॉन्स्टेंटाइन, ये हमारा। अब हमारा खंड ख शुरू हो जाता है या ब शुरू हो जाता है। अब हमारा खंड बी स्टार्ट हो जाता है, यानी पार्ट बी अब स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको क्या, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 4 मार्क्स के हैं, और 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। तो आपको ये सारे अटैम्प्ट ही करने हैं, कंपलसरी है सारे अटैम्प्ट करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खान ने
मंगोल जनजातियों को नए सामाजिक और सैन्य समूहों में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों महसूस की? जो चंगेज़ खान था उसको क्यों लगा जो जो मंगोल के गणराज्य हैं उनको अलग समूहों में विभाजित किए जाएं, यानी सैन्य को अलग विभाजित करने की क्यों आवश्यकता थी? तो पहला तो यही था कि जो मंगोल था स्टेपिज क्षेत्र के निवासी थे। जो मंगोल था उसमें जो स्टेपिज क्षेत्र के निवासी थी उनकी अपनी अलग पहचान थी, इसलिए उन्हें अन्य जातियों के संपर्क में जो स्टेपिज थी उनकी एक अपनी पहचान थी, उनका अपना पहचान था। इसलिए जो चंगेज़ खान था चाहता था कि उनकी जनजातियाँ जो थी संपर्क में आने के लिए चंगेज़ खान से यह कदम उठाया। यानी कि जो चंगेज़ खान है इसलिए उसने क्या किया, ये कदम उठाया कि वो उनका जो संपर्क है वो क्या हो सके, जाना जाए उन्हें भी, और मतलब इसलिए ये कदम उठाया गया। दूसरा था कि जो मंगोल थी साहसी लोग थे, जो मंगोल थे वहाँ के क्या थे, जो साहसी लोग थे। इस प्रकृति के कारण चंगेज़ खान ने उन्हें सैन्य समूहों में गठित किया और एक द्रुतेज सेना में स्थापित किया। एक मजबूत सैन्य संगठन व्यापार में भी बहुत मदद हो सकता था। यानी कि जो मंगोल के लोग थे वो बहुत ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति के थे, और उसके अब जाहिर सी बात है जिनके पास साहस बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होगा तो वो लोग क्या होंगे, अच्छे से कार्य करेंगे। तो इसलिए क्या उस चंगेज़ खान ने क्या किया, उन लोगों को अपने साथ रखा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, चंगेज़ खान के बचपन के अनुभव में भी मंगोल जनजाति के विखंडन के लिए जिम्मेदार थे। बचपन में चंगेज़ खान को खुद बहुत कुछ सहना पड़ा था। यानी जो चंगेज़ खान था उसने बचपन में भी क्या, मंगोल की जो जनजाति था ना उसको विखंडन देखा था उसने, और उसकी जिम्मेदारी ली थी। तो उसके कारण उसका जो बचपन था ना बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त था। तो यही सारे कारण थे सैन्य समूहों में विभाजित करने के। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण जागरण काल में मानवतावाद एवं यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है? यानी जो पुनर्जागरण था उस काल में मानवतावाद एवं यथार्थवाद के क्या अभिप्राय हैं? ये मतलब क्या अभिप्राय हो सकते थे इसके? तो इसका आंसर तो पहला यही होगा कि जो मानवतावाद था 15वीं शताब्दी से उन उप अध्यापकों के लिए प्रयुक्त अलंकार एवं शास्त्र, कविताएं, इतिहास, नीति, दर्शन विषय पढ़ाते थे, जिससे कि क्या होता था, ह्यूमनिटीज शब्द से मतलब इससे क्या होता था, ह्यूमनिटीज बनता था। तो इसमें 2-3 पॉइंट आपके हैं, आप देख लीजिए। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ऐसे विषय तो धार्मिक ना होकर चर्चा और वाद विवाद से विकसित हो सके, यानी कि ऐसे जो थे जो इनसे विकसित हो गए। दूसरा पॉइंट यही होगा कि मानव को मानव होने के नाते सम्मान देना, जो कि मानव है उनको क्या ना, मानव होते के उन्हें सम्मान देना। तीसरा पॉइंट ये जो यथार्थ है, जो यथार्थ है शरीर विज्ञान, रेखा, गणित, भौतिक और सौंदर्य के उत्कृष्ट भावनाएं से इतावली कला को नया रूप दिया, जिसे क्या यथार्थवाद कहते हैं। जो यथार्थ होता है, हमेशा याद रखिए, जो यथार्थ होता है ना वो मतलब हमेशा क्या होता है कि जिसे हम देखते हैं करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यथार्थ कहते हैं। एक तरीके से थ्योरेटिकल बोलते हैं। थ्योरेटिकल क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को देख के समझ के लिखते हैं, तो यथार्थ भी उसी में आ जाता है। जैसे कि शरीर विज्ञान हो गया, रेखा गणित होगी, भौतिक सौंदर्य हो गया, तो जिसे ही क्या कहा जाता है, मतलब इन सभी के रूपों को ही यथार्थ कहा जाता है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 23वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई मूल के लोगों के इतिहास की किताबों से बाहर क्यों रखा गया है? जो कि ऑस्ट्रेलियाई के लोग हैं उनके जो मूल है, लोगों के इतिहास है, उसको इतिहास से बाहर क्यों रखा गया? यार क्या कारण कि जो ऑस्ट्रेलिया का इतिहास ही नहीं पढ़ाया जा रहा है? यार कुछ तो गड़बड़ होगा ना। तो हम आंसर देख लेते हैं। जो सरकार है ना उसका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में भूमि किसी की नहीं थी। जो ऑस्ट्रेलिया की भूमि थी ना वो किसी की नहीं थी, वहाँ की सरकार कहती है, और इसलिए जो यूरोपीय लोगों द्वारा आधिपत्य की स्वतंत्रता की थी। इसके मतलब कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन है वो किसी की नहीं थी, इसलिए जो यूरोपीय लोग थे ना उन्होंने क्या किया, उस पर अपना आधिपत्य कर लिया, यानी उसको
उसको क्या लिया, अधिग्रहण कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। यूरोप से बनने वालों में ज़मीन हथिया लिए। जो यूरोप के जो बसने वाले लोग थे ना, उसने क्या किए, ज़मीन हथिया लिए। सभी के लिए स्वतंत्र माना, मतलब सभी के लिए क्या किया गया, स्वतंत्र माना गया। मूल निवासियों के अस्तित्व को ही नज़रअंदाज कर दिया गया था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के मूल लोगों को इतिहास की किताबों से बाहर रखा गया। अब अरे भाई बोलते हैं ना कि मेरी बिल्डिंग मेरे से ही जाओ, वो वाला हाल है कि जो ज़मीन तो ऑस्ट्रेलिया की थी, यूरोपीय वाले वहाँ पे आए, उन्होंने उनकी ज़मीन को कब्जा किया, और जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे उनको ही क्या कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। यानी बोलते नहीं कि मतलब कि हमारा ही घर, हमारा ही सब कुछ, और हमें क्या कर दिया, एक तरीके से बाहर कर दिया गया। तो अब कोई अपना को बुराई थोड़ी ना करेगा, तो इसलिए जो यूरोपीय वासी थे उन्होंने उनकी किताब को कभी, मतलब उनके इतिहास को कभी छापा ही नहीं किताब में। तो ये सारे आपके कारण थे, आप इन्हें नोट कर लीजिए और आंसर कर दीजिएगा फ्रेम। नेक्स्ट है हमारा 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, सन यात सेन कौन थे? जो सन यात सेन कौन थे, उनके सिद्धांत की विवेचना कीजिए, और उनके सिद्धांत की विवेचना करनी है जिनसे चीन में गणराज्य की स्थापना में योगदान दिया। जिसके कारण क्या था, जो चीन में थे गणराज्य की स्थापना की। जो सन यात सेन थे ना, वो क्या थे, चीन के संस्थापक माने जाते हैं, आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। सन यात सेन आधुनिक चीन के क्या है, संस्थापक माने जाते हैं। तो अब है कि उन्होंने क्या योगदान दिया जिससे कि गणराज्य की स्थापना हुई। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की, चिकित्सा की उन्होंने पढ़ाई की, चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। जो सन यात सेन थे उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की, और वो क्या थे कि चीन के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे, चिंतित थे। दूसरा पॉइंट होगा सन यात सेन का कार्यक्रम, जो उनका कार्यक्रम का 3 सिद्धांत था, जैसे कि सन मिपन मीन हुई चुई, सन मिपन मीन चुई, राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवादियों को सत्ता से हटाना, इसका अर्थ था। दूसरा था समाजवाद लाना, जो कि पूंजी का नियम करे और भूस्वामित्व को बाहरी लाए। और चौथा पॉइंट है हमारा, सन यात सेन के विचार गुलामी नाताना के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। यानी कि जो उनका राजनीतिक दर्शन का आधार था वो कुवामी ताना के मतलब उससे रिलेटेड था। हमारा 5वां पॉइंट है कपड़ा, खाना, घर और परिवहन। यानी कि उनका मूल सिद्धांत यही था कि मतलब उनके पास, मतलब बोलते नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान का होना। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सन यात सेन ने की थी, और उन्होंने आधुनिक चीन की स्थापना के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी साम्राज्य, जो फ्रांसीसी समाज है, समाज के प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। जो फ्रांसीसी साम्राज्य है उस पर क्या करना है, आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी आप कर लीजिएगा मैं बता देती हूँ, आपको नहीं करनी है। तो इसमें आपको बताना है कि फ्रांस में क्रांति से पहले, जो फ्रांस है क्रांति से पहले एक समय क्या होता है कि फ्रांस में क्रांति समय एक समय क्या होता है जिसे प्राचीन शासक के रूप में जाना जाता है। यानी कि फ्रांस में क्रांति से पहले एक समय जिन्हें प्राचीन शासन के रूप में जाना जाता था, साम्राज्य को 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया, जिससे 3 एस्टेट के रूप में जाना जाता है। जैसे कि फर्स्ट एस्टेट पादरी थे, जो फर्स्ट स्टेट में थे वो पादरी थे, जो लगे थे जिन्हें पुजारी भी शामिल थे, जो कैथोलिक थे चर्च और देश के कुछ पहलुओं को चलाते थे। तो इस तरीके से थे वो फ्रांसीसी क्रांति का हुआ। तो आप इसे टिप्पणी कर लीजिएगा कि जो फर्स्ट स्टेट में था क्या थे, पादरी वगैरह जो पुजारी थे वो आते थे, और सेकंड में हमारे जो कैथोलिक थे चर्च थे, इन सारे पहलुओं को रखा गया था। तो यही सारे थे फ्रांसीसी समाज में पहले प्रथम वर्ग। अब हमारा खंड ग शुरू होता है या सी पार्ट शुरू होता है। इसमें हमें क्या करना है कि स्रोत आधारित प्रश्न है, यानी कि ये आपके चैप्टर में से कोई एक पैरा उठा के दे देते हैं, उसको पढ़ के हमें आंसर करना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
तो 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकीकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया। अर्गजी का जहर, जिससे चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक चूक था, जिसके बाद 1960 के दशक में मीना माता के बारे में जहर के फैलने और 1970 के दशक में गोलार्ध में हवा में प्रदूषण की भी समस्याएं जन्मी। जमीनी स्तरों पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इस समस्याओं को पहचानने और साथ ही हालातों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्यवाही एवं नए कानूनों से स्थिति बेहतर हुई। तो ये हमारा पैराग्राफ है। अब इसको क्या करना है, हमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, जापान में 1960 के दशक में औद्योगिकीकरण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सिंपल आंसर है, जापान ने पहला क्या था, औद्योगिकीकरण के कारण क्या हुआ, अलर्जी का जहर फैला जिससे कि बड़ी कष्टप्रद बीमारियां हुई। अलर्जी का हुआ जिससे कष्टप्रद बीमारियां हुई। एक आरंभिक सूचक थी, है ना। और इसके क्या था, पारे का जहर फैला, वृक्षों की अत्यधिक कटाई हुई। इसके कारण वृक्षों की अत्यधिक कटाई हुई, ये आपको ऐड करना है, ये चैप्टर में है आपके। और वृक्षों की अधिक कटाई हुई, वायु प्रदूषण बढ़ा और मतलब ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान में पर्यावरण को साफ स्वच्छ बनाने के लिए क्या उपाय बनाए गए। तो जो जापान की सरकार थी ना, उसने क्या किए थे, कई कानून बनाए थे, जैसे कि प्रदूषण मुक्त जापान बनाना, ठीक है। इस तरीके से उसने मतलब योजनाएं बनाई थी जापान सरकार ने। थर्ड क्वेश्चन है, जापान का उदाहरण हमारे लिए किस प्रकार पर्यावरण स्वच्छ रखने में सहायक हो सकता है ताकि प्रदूषण मुक्त भारत बन सके। ये सिंपल है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं कि मतलब हम जापान से सीख सकते हैं ना, कि जापान एक छोटा सा मतलब महाद्वीप में बसा हुआ देश है, मतलब बहुत छोटा है। हमारे मतलब भारत के मुकाबले देखा जाए तो मतलब जापान कई दिशाओं से, कई चीज़ों से घिरा हुआ है। उसके बावजूद भी उसने क्या किया, प्रदूषण पर क्या कर लिया, नियंत्रण पा लिया है। तो इससे क्या हमें सीख मिलनी चाहिए, यही आपको सारी बातें लिखनी है इस आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के ये सारे आपके क्वेश्चन होंगे, तो आपको इसको थोड़ा लेंदी लिखना होगा। और ये हमारा सेक्शन सी शुरू होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताना है। फिर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण किन दशाओं के कारण हुई थी। तो जो मेसोपोटामिया है उसका यूनानी में अर्थ होता है, जो मेसो होता है उसका अर्थ होता है मध्य, और पोटामिया जो होता है उसका अर्थ होता है नदियाँ, यानी कि दो नदियों के मध्य में, है ना, यानी दो नदियों के मध्य। तो जो दो नदियाँ थी वो दजला और फरात थी, यानी जो मेसोपोटामिया था दजला और फरात नदी के मध्य में विकसित हुआ था। तो इसके शहरीकरण विकसित होने के कारण 3-4 है। तो पहला तो यही है, वहाँ पे क्या था, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। जो श्रम था उसका विभाजन सही से हुआ था और विशिष्टीकरण था उसमें, यानी कि जो व्यक्ति जिस कार्य को अच्छे से कर सकता था उसको ही वो कार्य सौंपा गया था। यानी कि अगर मैं नाई हूँ, ठीक है, अगर मैं नाई हूँ तो मुझे नाई का ही काम दिया जाएगा, ना कि मुझे बोला जाएगा भाई तू दर्जी का जाके काम कर। तो इस तरीके से विशिष्टीकरण, आप जिस काम में पूर्ण है, अगर आप एक गणितज्ञ है तो आपको एक गणित का काम दिया जाएगा। यदि आप एक भौगोलिक यानी कि जो भूगोल के बारे में जानते हैं तो आपको भूगोल का कार्य दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो मेसोपोटामिया है उसमें विशिष्टीकरण था श्रम में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा कुशल परिवहन व्यवस्था। जो वहाँ की जो मेसोपोटामिया थी उसका जो क्या बोलते हैं कुशल परिवहन था, यानी कि वहाँ पे पहियों का आविष्कार हो गया था, जिस कारण से क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया था। इस कारण से भी वहाँ पे क्या था, जो शहरीकरण था वो विकसित हुआ। तीसरा है लेखन कला का विकास। आप सभी मानते हैं वहाँ पे जो मेसोपोटामिया है वहाँ पे लेखन कला जो विकसित हो गई थी, जिसकी कीलों के रूप में लिखा जाता था।
और फिर हमारा इसमें फोर्थ हो जाएगा सामाजिक संगठन, यानी जो वहाँ पे जो सामाजिक संगठन था वो बहुत ही अच्छा था। वहाँ के जो सभी समाज के लोग थे ना, मिलजुल कर कार्य किया करते थे। तो इस तरीके से क्या था कि वहाँ पे जो शहरीकरण थी वो बहुत ज़्यादा आसानी से क्या हो गई थी, विकसित हो गई थी। हमारा 28वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसे कैसे समाप्त किया गया, चर्चा करें। तो आपको इसको बारे में पूरा बताना था डिटेल में कि जो दास प्रथा है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिण क्षेत्र था वहाँ की जो क्या थी, जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो जो यूरोप के लोग थे ना, वहाँ पे काम करने में असक्षम थे। जाहिर सी बात है, जो यूरोप के लोग थे सरद इलाके से आए थे, वो गर्म यानी दक्षिण में काम करने में असमर्थ थे। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, दासों को लाना, यानी कि दास को नियुक्त करना अपने लिए। जो दक्षिण अमेरिकी यूरोप के मूल निवासी थे ना, जो दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी थे उन्हें क्या किया, गुलाम बनाया गया। जो दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको क्या, गुलाम बनाया गया, वो भी बड़ी संख्या में। और उनको क्या, बड़ी संख्या में मारा भी गया। तो जो नतीजा क्या हुआ कि जो बगान के मालिक थे ना, अफ्रीका से दास खरीदने लगे। अब क्या हो गया, जो दक्षिण अमेरिका के जो दास थे वो तो बड़ी मात्रा में मारे जाने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ, जो अफ्रीका के लोग थे उनका अब क्या हो गया, उनको गुलाम बनाया जाने लगा, खरीदा और बेचे जाने लगा। तो इसका क्या हो गया, इसका व्यापक क्या हुआ, व्यापक विरोध किया गया। यानी जो ये दास व्यापार था इसका क्या, बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया। इसके बाद क्या था, जो अमेरिका में रहने वाले गुलाम बने। अब इसके क्या हुआ, जो अमेरिका में रहने वाले लोग गुलाम बने। इसके उत्तर में जो अर्थव्यवस्था के दक्षिणी बिल्कुल अलग थी। अब जो दक्षिण था वो बिल्कुल अलग था। तो जो उत्तरी अमेरिका के जो उत्तरी राज्य थे ना, इस प्रथा के खिलाफ थे। अमेरिका में उत्तरी जो राज्य थे क्या थे, इस प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि ये प्रथा आगे बढ़े। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 4 साल तक युद्ध किया। जिसके बाद क्या होता है, 1861 से 1865 तक चला ये जो युद्ध था। 4 साल 1861 से 1865 तक चला। इसके बाद जो उत्तरी राज्य था वो क्या हो गया, विजय हुआ। और उसके बाद जो गुलामी थी वहाँ पे वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। उस समय जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन थे, उनके द्वारा ही इसको क्या किया, इस गुलामी प्रथा को क्या किया गया, समाप्त किया गया था। तो आपको इसको ऐसे फ्रेम करना है आंसर को और कर देना है। नेक्स्ट है हमारा पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। पुनर्जागरण तथा इटली की मानवतावादी संस्कृति के तेजी से प्रसार में मुद्रण यानी प्रिंट की भूमिका का विश्लेषण करना है। तो जो पुनर्जागरण है इसका मतलब होता है फिर से जागना, यानी रेनेसा, है ना, रेनेसा फिर से जागना, यानी कि अपने अंदर एक तरीके से बदलाव, मतलब जो एक तरीके से सोए हैं तो उठना, यानी फिर से जागना और कार्य जो रुके हुए हैं उसको करना। तो इसमें जो थी प्रिंटिंग की क्या भूमिका थी, तो क्या होता है, जो बाइबल थे और कैथोलिक पादरी थे, कैथोलिक चर्च थे, तो वो एक तरीके से क्या करते थे, लोगों को अपना गुलाम बनाए हुए थे कि वो जैसा कहते थे कि यानी गॉड ऐसा कर लेगा, बाइबल में ये लिखा है तो यही होगा। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसकी भूमिका जो थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अधिक सस्ते पुस्तकें उपलब्ध की, यानी कि बिल्कुल चीप रेट में क्या किया गया, पुस्तकों को उपलब्ध कराया गया ताकि हर कोई उसे पढ़ सके बिना किसी बाधा के। और फिर क्या हो गया, जो पुस्तकों का ज्ञान था वो तीव्रता से आगे बढ़ा, जो भी ज्ञान था वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा, जिसके कारण लोगों को बहुत ही उनके माइंड एक तरीके से चेंज होने लगा। और फिर जो क्लासिकी ग्रंथ जो आम लोगों तक पहुंचा, विचारों, मतों और ज्ञान का भी तीव्र प्रसार हुआ। इसके कारण जो ग्रंथें थी, क्लासिकी जो ग्रंथें थी, इसके कारण क्या हुआ, जो विचारें थी, मतें थी, ज्ञान था वो तीव्र से बढ़ा। लोगों द्वारा तर्क के मार्ग अनुसरण हो गए। जो अब लोग क्या थे, तर्क देने लगे थे कि भाई ये चीज़ है तो ये क्यों है, भाई हमें बताओ, अगर गॉड हमें मारेगा, चाहे हमें दंड देगा तो क्यों देगा, लोग रीज़न पूछने लगे, वाई। तो ये सारा आपका आंसर रहेगा। आप इसे भी फ्रेम कर लीजिएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। आप और भी कुछ जानते हैं तो इसे ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा स्रोत आधारित प्रश्न है, इसको भी हमें पढ़ना है और फिर इसका आंसर देना है।
नीचे दिए गए स्रोत को पढ़िए और फिर इसके बाद हमें आंसर देना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और बर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जा सकता है। यह अभागी नस्ल किसको सभ्य मानने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई अपने मूल्य का औचित्य सिद्ध करती है। तो हमें बताना है कि जो थॉमस जेफरसन कौन थे। तो ये हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे, यूएसए के तीसरे राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन। सेकंड क्वेश्चन है, थॉमस जेफरसन को क्यों जाना जाता है, इनको क्यों जाना जाता है? तो इन्होंने क्या किया था, एक ना प्रसिद्ध लेख लिखा था जिसे स्वतंत्रता की घोषणा पुस्तक मतलब कहा जाता है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी स्वतंत्रता की घोषणा, इसलिए इन्हें जाना जाता है। तीसरा है क्वेश्चन हमारा, मूल अमेरिकी के बारे में उनके क्या विचार थे, जो मूल अमेरिकी थे उनके क्या विचार थे। तो जो थॉमस जेफरसन थे ना, वो मूल अमेरिकियों के पक्ष में थे। उनका विचार था कि इन दुर्भाग्यपूर्ण जाति को दूसरे भाग्य बनाने के लिए बहुत कुछ झेलना है। तो यानी कि वो उनके समर्थन में थे। वो बता रहे हैं कि ये कितने ही मतलब लाचार हैं और कितनी उसमें ज़िंदगी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये आपका योगदान था। फिर हमारा 31वां क्वेश्चन है, ये भी स्रोत आधारित है, इसको भी पढ़ के हमें आंसर करना है। तो है मुरासाकी शिकुबो द्वारा लिखी गई है ऑन राजदरबार की यह काल्पनिक डायरी थी। टेल ऑफ द गैजी जापानी साहित्य के प्रमुख कथाकृति बन गए। इस काल में मुरासाकी जैसे अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इस उपन्यास में कुमार रैगी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई और है ऑन राजदरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई। इससे यह भी दिखाया गया कि औरत की अपनी पति चुनने की, अपनी ज़िंदगी जीने की कितनी आज़ादी है। तो हमारा प्रश्न ये है कि विभिन्न लेखकों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न लिपि कौन सी थी। तो ये जो विभिन्न इसमें जो लेखक थे, इसमें प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? तो इसमें जो जापानी लिपि थी जापानी थी, जबकि इसमें पुरुषों लेखों की चीनी लिपि में लिखा गया था, जिसमें जो पुरुष लेख थे उनको चीनी लिपि में लिखा थी तो जापानी लिपि, लेकिन इसके जो पुरुष थे उन्होंने जापानी लेखों में लिखा था। फिर सेकंड है, महिलाओं की स्वतंत्रता को दर्शाता है। जो महिलाओं की स्वतंत्रता को दर्शाता है तो अपने पति को चुनने का, अपना जीवन जीने का अधिकार और मतलब स्वतंत्र दर्शाया है। तो इस तरीके से इसमें दर्शाया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हियन दरबार की काल्पनिक डायरी किसने लिखी? तो इसके आंसर इसमें ही था, मुसाफिर ऐसी कुछ था, मुरासाकी स्टार्टिंग में ही था। हाँ, ये रहा हमारा मुरासाकी शिकुबो। इन्होंने ये डायरी लिखी थी।